नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी ज्ञान भंडार में। आज हम आपके लिए शुरू करने जा रहे हैं एक प्रैक्टिस सेट का नया सीरीज, जिसके माध्यम से आपका यूपी टेट एग्जाम के लिए पर्यावरण विभाग की तैयारी कराई जाएगी। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, हम ऐसे ही यूजफुल वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। हमारे सभी वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हाँ, तो पहला प्रश्न देखिए, कहना है नेपाल देश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि नेपाल देश की सीमा भारत के 5 राज्यों से लगती है। अब कौन कौन से राज्यों से लगती है भी जान लीजिए। तो पहले राज्य है आपका उत्तर प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है पश्चिम बंगाल, चौथा है सिक्किम और पांचवा है बिहार। ठीक है ना? कौन कौन से राज्य हो गए? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार। इन 5 राज्यों से नेपाल की सीमा लगती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। ऑप्शन है वायुदाब पर, वायुमंडल की आर्द्रता पर, जल चक्र पर या तापमान पर। तो देखिए, जो वर्षा की मात्रा निर्भर करती है ना, वो निर्भर करती है वायुमंडल की आर्द्रता पर। इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है 28 फरवरी को, 22 मार्च को, 5 जून को या 11 जुलाई को। बताइए कब मनाया जाता है? तो देखिए, विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है ना 22 मार्च को। इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है भारत का वह अभयारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है। ऑप्शन है काजीरंगा, पेरियार, कार्बेट या मानस। तो देखिए, वह अभयारण्य जहाँ पे हाथियों की संख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है वह है काजीरंगा। इसलिए ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है निम्न में से जल की बीओडी को बढ़ाता है। ऑप्शन है शैवाल, मिट्टी, शर्करा मिल के अपशिष्ट, जलीय पौधे। तो देखिए, जो शर्करा मिल के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ना, वो जल की बीओडी को बढ़ा देते हैं। इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। अब बहुत से लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि बीओडी क्या होता है। तो बीओडी का फुल फॉर्म होता है ना बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसका हिंदी में नाम होता है जैविक ऑक्सीजन मांग। ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है डावसन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है पृथ्वी की मोटाई मापने में, हीरे की मोटाई मापने में, ओजोन परत की मोटाई मापने में या सौर के मापने में। देखिए, जो डावसन की इकाई होती है ना, उसका प्रयोग किया जाता है आपका ओजोन परत की मोटाई मापने में। इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है जुगाली, जुगाली समझते हैं ना, जैसे गांव में लोग कहते हैं पगुरी, इन लोगों जैसे चबाना, एक तरह से कहते हैं चबाना। जुगाली करने वाले पशुओं से जिन ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है वह है। कहने का तात्पर्य है कि जुगाली करने से, जब पशु जुगाली करते हैं तो कौन से ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है? ऑप्शन है CO2, मीथेन, CFC या नाइट्रस ऑक्साइड। तो देखिए, जब पशुओं द्वारा जुगाली किया जाता है ना, तो मीथेन गैस का निस्सरण होता है। इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप में पाई जाती है। ऑप्शन है मालाबार तट में, सुंदरवन में, कच्छ के रण में, तटीय उड़ीसा में। देखिए, जो भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक रूप से पाई जाती है ना, वह सुंदरवन में पाई जाती है। इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड होता है। कैसा होता है? सीधा होता है, उल्टा होता है, रैखिक होता है या अनियमित होता है? तो देखिए, जो घास स्थल का पारिस्थितिक तंत्र होता है ना, वहाँ जो संख्या का पिरामिड होता है वह सीधा होता है। इसलिए ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक हैं। ऑप्शन है ओडम, लिंडेमान, टेंसले या हेकल। देखिए, जो 10% का नियम दिए थे ना, उनका नाम था लिंडेमान। इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है पारिस्थितिकीय तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। ऑप्शन है संक्रमण, अनुक्रम, चरम अवस्था, क्रमकी। तो देखिए,
जो पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ जैव समूह होता है ना, वह कहलाता है संक्रमण। इसलिए ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 12 कह रहा है महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों की विरंजन का कारण है। जो महासागरों में प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं उनका जो विरंजन होता है उसका कारण क्या है? ऑप्शन अम्ल वर्षा, ओजोन क्षरण, जल प्रदूषण या ग्लोबल वार्मिंग। तो देखिए जो महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों का विरंजन होता है ना, उसका जो कारण है ग्लोबल वार्मिंग। इसलिए ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 13 कह रहा है वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो वन में जंगल में पेड़ होते हैं उनके जो छाल होते हैं उन पर क्या उगे मिलते हैं? जीवाणु, लाइकेन, कवक या मांस। तो देखिए जो वन में पेड़ होते हैं और उस पर जो छाल लगे होते हैं छालों पर लाइकेन उगे मिलते हैं। इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 14 कह रहा है हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई? ऑप्शन लेमना, हाइड्रिला, मगरमच्छ या जलकुंभी। तो देखिए जो हैदराबाद में हुसैन सागर झील थी ना, वो जलकुंभी की अधिक वृद्धि की वजह से उसमें जलकुंभी नामक जीव अधिक मात्रा में उत्पन्न हो गए, जिस कारण वो झील क्या हो गई? नष्ट हो गई। इसलिए ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 15 कह रहा है मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। ऑप्शन है मोजोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स या हेलोफाइट्स। देखिए जो मरुस्थल में पौधे उगते हैं ना उनको कहा जाता है जीरोफाइट्स। इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 16 कह रहा है किस देश में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी? ऑप्शन है नॉर्वे, स्वीडन, इंग्लैंड या फ्रांस। तो देखिए सबसे पहले जो अम्लीय वर्षा हुई थी ना वो हुई थी स्वीडन में। इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 17 कह रहा है स्मोक सिटी ऑफ इंडिया की उपमा किसे प्रदान की गई है? ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या कानपुर। तो देखिए अभी जो स्मोक सिटी ऑफ इंडिया का उपमा दिया गया है ना वो कोलकाता को दिया गया है। इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 18 कह रहा है वायुमंडल की सबसे निचली परत है। ऑप्शन है आयन मंडल, समताप मंडल, क्षोभ मंडल या मध्य मंडल। तो देखिए जो वायुमंडल में परत है ना उसमें जो सबसे निचली परत है उसका नाम है क्षोभ मंडल। इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 19 कह रहा है पृथ्वी तल पर 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश पर खींची गई काल्पनिक रेखा कहलाती है। ऑप्शन है कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा या तिथि रेखा। तो देखिए जो पृथ्वी तल पे 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश पर खींची गई रेखा है ना उसका नाम होता है कर्क रेखा। इसलिए ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। अब देखिए कर्क रेखा आया तो कर्क रेखा से बहुत से प्रश्न बनते हैं ना, जैसे कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है या कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, कर्क रेखा किस गोलार्ध में स्थित है, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो कुछ जान लीजिए जो कर्क रेखा है ना वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और वह 8 राज्य कौन कौन से हैं इसको याद करने का एक तरीका है ना कि आप अपने दिमाग में मैप को एकदम बैठा लीजिए। रटेंगे ना तो आज रटेंगे, 1 दिन 2 दिन याद रहेगा फिर भूल जाएगा, लेकिन यदि आपके दिमाग में इंडिया का मैप रहेगा तब यह चीज़ आपको कभी नहीं भूलेगी। जैसे अगर कहें कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है तो आपके दिमाग में तुरंत इंडिया का मैप बन जाना चाहिए कि इंडिया के मैप में कर्क रेखा कैसे गई है। जैसे गुजरात से घुसती है, भारत में प्रवेश करती गुजरात से, ठीक ना, तो गुजरात गई, गुजरात से फिर निकल के राजस्थान में गई, राजस्थान से निकल के मध्य प्रदेश में गई, उसके बाद छत्तीसगढ़ में गई, उसके बाद झारखंड में गई, उसके बाद पश्चिम बंगाल में गई, उसके बाद त्रिपुरा में गई, उसके बाद मिजोरम में गई, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने दिमाग में राज्यों का जो मैप है सब एकदम बैठा लीजिए कि किसके बाद कैसे कैसे घुस रही है, तब आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 20 कह रहा है भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, केरल या आंध्र प्रदेश। कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए जो भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं ना वो पाए जाते हैं केरल में। इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 21 कह रहा है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? मतलब ऐसी पर्वत श्रेणी बताना है जो किसी और राज्य में न गई हो, वह एक ही राज्य में फैली हुई हो। ऑप्शन है अरावली, सतपुड़ा, अजंता या सह्याद्री। तो देखिए
वह पर्वत श्रेणी ने जो बस एक ही राज्य में फैली हुई है उसका नाम है सतपुड़ा। इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है पंचायती राज संस्थान की अधिकतम आय का स्रोत है। ऑप्शन है स्थानीय कर, क्षेत्रीय कर, सरकारी अनुदान या संघीय राजस्व में अंश। तो देखिए जो पंचायती राज संस्थान होती है ना उसका जो अधिकतम आय का स्रोत होता है वो होता है सरकारी अनुदान। जो सरकार उनको अनुदान देती है उसी में वो पंचायत की व्यवस्था को चलाते हैं। इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 23 कह रहा है स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड मेयो। देखिए जो स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है ना वो कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। इसलिए ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न निकल लेते हैं। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है। मतलब कि राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए किसको अधिकार दिया गया है। ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की खंडपीठ। देखिए जो राज्य सरकार होती है ना उसको कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए महाधिवक्ता को अधिकार दिया जाता है। इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 25 कह रहा है मानव शरीर की विभिन्न क्रियाओं के दौरान होने वाली टूट फूट की मरम्मत के लिए किस प्रकार का भोजन आवश्यक है। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट युक्त, प्रोटीन युक्त, वसा युक्त या विटामिन युक्त। तो देखिए जो मानव शरीर में क्रियाओं के दौरान जो टूट फूट होती है ना उसके लिए प्रोटीन युक्त भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है आपके मोहल्ले में किसी बालक का शरीर बेडौल हो तथा हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो तो उस बालक में कौन सा रोग होने की संभावना है। ऑप्शन है क्लासरकोर, सूखा, रतौंधी या स्कर्वी। तो देखिए जिस बच्चे का जो शरीर थोड़ा बेडौल होता है ना या हाथ पैर टेढ़े मेढ़े होते हैं उसको क्लासरकोर नामक रोग होने की संभावना होती है। इसलिए ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है खेतों जलाशयों से बहकर आने वाले उर्वरकों के कारण जलाशय की क्या होता है। जल में CO2 एवं O2 के अनुपात बढ़ जाता है, शैवाल ब्लूम बनते हैं एवं O2 की मात्रा कम हो जाती है, शैवाल नष्ट हो जाते हैं एवं O2 की मात्रा कम हो जाती है या शैवाल नष्ट हो जाते हैं एवं O2 की मात्रा बढ़ जाती है। तो देखिए जो खेतों और जलाशयों से बढ़कर उर्वरक आते हैं ना उनके कारण जो जलाशय होते हैं ना जलाशय के शैवाल ब्लूम बनते हैं एवं O2 की मात्रा कम हो जाती है। इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है रिक्त स्थान के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। कहने का तात्पर्य है कि वह ऐसा कौन सा विधि है जिसके द्वारा पर्यावरण अध्ययन न पढ़ा जा सकता है। ऑप्शन है सहयोगात्मक अधिगम, निर्देशित खोज, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने, समस्या समाधान। देखिए जो पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधि नहीं होती है ना वह होती है व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने की विधि। इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है इको मार्क क्या है। ऑप्शन है प्रदूषण मुक्त औद्योगिक इकाइयों को नामपत्रित करने की योजना, पर्यावरण अनुकूली उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की योजना, लाभकारी उत्पादन तकनीकी या पारिस्थितिकी अनुकूली भवनों को मान्यता देने वाला अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन। तो देखिए जो पर्यावरण अनुकूली उपभोक्ता उत्पादन होता है ना उसको नामपत्रित करने की जो योजना होती है उसे इको मार्क कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 30 जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है उसके बाद आपको अपना प्रश्न मिलेगा। कह रहा है पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है। मतलब कि जो पर्यावरण अध्ययन करने के लिए लोग घूमते हैं ना उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। पिकनिक मनाना, मनोरंजन, प्रत्यक्ष अनुभव, सरकारी योजना का निर्वाह। तो देखिए जो पर्यावरण अध्ययन के लिए जो भ्रमण किया जाता है ना उसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि हम प्रत्यक्ष रूप से कहीं पर जाएं उसका अनुभव करें वहाँ जाने से हमको क्या फील हो रहा है। इसलिए ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। और एक प्रश्न है आपके लिए जिसका उत्तर आपको कमेंट करके देना है। आपका प्रश्न क्या है। आपका प्रश्न है कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम आयु क्या होनी चाहिए। ऑप्शन है 50 वर्ष, 45 वर्ष
35 वर्ष या 30 वर्ष। तो जिसका उत्तर सही होगा उसके कमेंट को हम पिन कर देंगे, सभी लोग देख सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। क्यों? क्योंकि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। और हमारे सभी अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। और हाँ, यदि आपको हमारी पीडीएफ चाहिए ना, पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल हिंदी ज्ञान भंडार को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।